हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी मस्त हैं और पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम आप लोगों का सामने आ चुका है और जस्ट एक महीना भी हो सकता है नहीं बचा हुआ है, क्योंकि एडमिट कार्ड आप लोग आएगा, रूटीन आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन अब एक महीना भी बचा हुआ नहीं है। इसलिए पढ़ाई में पूरा ध्यान दे दीजिए। आप लोग का दोस्तों जो मॉडल पेपर है उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा हर एक विद्यार्थी को। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का रहेगा, हु बहू वही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर, मतलब क्या इससे इर्द गिर्द पूछे जरूर जाएंगे। इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। ये आप लोग का बहुत ज्यादा, मतलब गैस पेपर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग का मॉडल पेपर। तो हर एक विद्यार्थी जरूर सॉल्व कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बता दें, इससे पहले आप लोग हिस्टोरी का सेट 1 मैंने बता दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, क्लास 11th का सब क्लास का, वहां जाकर देख सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या इसमें सवाल है और उसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया मतलब होता है दोस्तों दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, तो इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? तो असीरिया सभ्यता की राजधानी दोस्तों यहाँ पर बेबीलोन थी। ठीक है, क्या थी? बेबीलोन, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक हो जाएगा। अगला सवाल सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुमेर का शाब्दिक मतलब सुमेर जो शब्द है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा, सुमेर का शाब्दिक अर्थ होता है ईंटों से बना शहर। मतलब जो शहर दोस्तों ईंटों से बनाया गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मतलब हम लोग नहीं, पुराने जमाने में जब मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग थे वो लोग कहते थे क्या? ईंटों से बने शहर को सुमेर कहते थे। देखिए अगला सवाल, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किन जानवरों के चित्र की प्रधानता है? देखिए जो जब मेसोपोटामिया वहाँ की जो खुदाई हुई, ठीक है, जगह का, तो बहुत सारी पट्टिकाएं पाई गई है। उसमें दोस्तों कौन कौन से जानवर वहाँ पर चित्रित थे उसमें? तो उसमें बैल भी थे, रोटियां भी थी, मछलियां भी थी उन पट्टिकाओं में चित्रित थे। मतलब जैसे हम लोग छापते हैं ना, 1 रुपया में कैसा एक लिखा हुआ है, छपा हुआ है, महात्मा गांधी का फोटो, किसमें सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो, तो उसमें उस तरह का उन लोग का चित्र अंकित था। किसका? बैल का था, रोटी का था, मछली का था। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 का डी। नेक्स्ट 5 नंबर देख लीजिए, कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है? कुम्हार की चाक, आप लोग देखें कुम्हार जो चाक घुमाता है दोस्तों, जिससे फिर आप लोग का उसमें जो नया नई चीज़ बनाता है, उस चाक का दोस्तों मतलब कौन सी सभ्यता की देन है? ठीक है, तो इसका दोस्तों देन है आप लोग का मेसोपोटामिया की सभ्यता का। ठीक है, यानी कुम्हार के द्वारा जो मिट्टी के सामान बनाए जाते हैं, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जब थी उसी वक्त इसका आविष्कार हो चुका था। 5 का डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी? तो दोस्तों मेसोपोटामिया की जो प्रमुख उपज वाली फसल थी वो थी आप लोग का गेहूं। ठीक है, गेहूं उन लोगों का प्रमुख उपज वाली फसल थी, यानी कि 6 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। देखिए झूलते बाग, नाम ही अजीब है ना, झूलता हुआ बाग, लेकिन एक्चुअली झूलता हुआ बाग नहीं थी। झूलते बाग किस सभ्यता की देन थी? तो झूलते बाग दोस्तों बेबीलोनिया सभ्यता की देन थी, यानी 7 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बेबीलोनिया सभ्यता की देन थी झूलते हुए बाग, झूलते बाग बेबीलोन, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल 8 नंबर, बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया? देखिए उसी से मिलता जुलता सवाल है क्या। बेबीलोन में जो झूलता हुआ बाग है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों उसका निर्माण करवाया था नबूकदनेस्सर ने। ठीक है, किसने? नबूकदनेस्सर ने, यानी कि 8 का ए सही हो, याद रखें नबूकदनेस्सर। ठीक है, ऐसे याद रखें, झूलते हुए बाग कुछ नया ही चीज होगा, झूलते बाग, तो उससे नबूत, नया चीज से नबूत याद रख लीजिएगा, याद रह जाएगा। ठीक है, बस आप लोग को 4 ऑप्शन दिया रहेगा आप लोग को सही, तो आप लोग जस्ट एक बार अगर देख भी लेते हैं, ठीक से दिमाग में बैठा लेते हैं, तो आप लोग मार दीजिएगा उसको। ठीक है, 9 नंबर, किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है? जल प्लावन की घटना दोस्तों किस पुस्तक में आती है? तो बाइबिल में दोस्तों जल प्लावन की घटना आती है, यानी कि 9 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो दोस्तों ये हो जाएगा नील नदी के किनारे। ठीक है, कोई भी दोस्तों सभ्यता का विकास होता है नदी के किनारे ही होता है, क्योंकि देखिए नदी के किनारे मेन जल का सुविधा देखता है सब लोग। जहाँ जल की सुविधा होती है वहीं पर अधिकतर जो सभ्यता है उसका विकास हुआ है। अभी लोग कहाँ रहना चाहेंगे? जहाँ पर जल की सुविधा हो, ठीक है, वहीं ज़्यादा लोग रहना चाहेंगे अभी। तो 10 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 11 नंबर चलते हैं। रोमन साम्राज्य ने नाइट किन्हें कहा था? किन्हें कहा जाता था? रोमन साम्राज्य में दोस्तों नाइट जो है उन्हें वो किसे कहा जाता था? तो यहाँ पर आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा अश्वरोहियों को यहाँ पर नाइट कहा जाता था। ठीक है, सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला सवाल हम लोग का है, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? मतलब समझ रहे हैं, अपना साम्राज्य जल रहा है और उनका जो शासक है वो बांसुरी बजा रहा है, मस्त है। तो दोस्तों उनका नाम पूछा है तो बिल्कुल आप लोग नाम नहीं भूलिएगा, अभी नीरो है। ठीक है,
नीरो याद रखिएगा, 12 का सी हो जाएगा नीरो, तो बिल्कुल वो जीरो ही है, क्योंकि अपना साम्राज्य चलेगा जो बांसुरी बजाएगा तो जीरो ही है, ऐसे याद रखिएगा, जीरो नीरो, ठीक है। तो 12 का सी याद रह जाएगा। अगला सवाल देखिए, पेपीरस कहाँ पाया जाता है? पेपीरस कहाँ पाया जाता है? तो पेपीरस दोस्तों आप लोग का नील नदी के किनारे पाया जाता है पेपीरस, ठीक है। नील नदी के किनारे पेपीरस पाया जाता है। रोम का इतिहास किसने लिखा? तो देखिए रोम का इतिहास जो लिखा था वो टाइटस लिवी ने की, होरेस ने की, ओविड ने की, प्लिपी ने। तो याद रखिएगा 14 का टाइटस लिवी ने दोस्तों रोम का इतिहास लिखा था, यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? जुलाई, जो जुलाई हम लोग महीना बोलते हैं, किसके नाम पर पड़ा? बड़ा रोचक सवाल है, याद रखिएगा। तो जुलाई महीना का नाम दोस्तों यहाँ पर जूलियस सीजर के नाम से पड़ा है। नाम आप लोग सुने ही होंगे इनका पहले भी, तो जूलियस सीजर के नाम से दोस्तों जुलाई महीना का नाम पड़ा है यहाँ पर। नेक्स्ट 16 नंबर देखिए, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे दोस्तों आप लोग का उपरोक्त सभी, यानी कि सम्राट भी थे, अभिजात वर्ग भी थे और सेना वर्ग भी थे। रोमन साम्राज्य राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, यानी कि उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर देखिए, दिनारियस क्या था? दिनारियस क्या था? तो दोस्तों दिनारियस चांदी का एक सिक्का था, मतलब चांदी का सिक्का को दिनारियस कहा जाता था। तो 17 का बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, दिनारियस से चांदी का सिक्का। निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था? रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था? तो दोस्तों भूमध्य सागर को, ठीक है। किनको? भूमध्य सागर जो जगह था उनको, उसको रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था, यानी कि 18 का सी बिल्कुल सटीक जवाब, परम सत्य उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर बोला, स्पेन डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों स्पेन जो है वो जैतून का तेल के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, उनकी खरीद बिक्री के लिए प्रसिद्ध था। कौन कौन जैतून का तेल का नाम सुने हैं और क्या है ये चीज़, कमेंट में जरूर बोलेंगे, ठीक है। देखते हैं कितनों को पता है। पेपाइरस या पेपिरस क्या था? ठीक है, पेपाइरस या पेपिरस दोस्तों क्या था? तो यहाँ पर ये एक पौधा था, ठीक है। जो भी आप लोग पढ़ाए नहीं किया पेपिरस कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ था, क्या था, एक पौधा था। तो 20 का बी सही हो जाएगा। 21 नंबर, हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। हजरत मोहम्मद का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 570 ईस्वी में, ठीक है, जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि हजरत मोहम्मद जी कौन थे, तो क्या आपको टिक करना होगा, इस्लाम धर्म के संस्थापक। तो 21 का बी यहाँ पर सही हो जाएगा, उनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे उनका वास्तविक नाम पूछा यहाँ पर, तो याद रखिएगा इनका वास्तविक नाम दोस्तों था हसन, यानी कि पैगंबर मोहम्मद से हसन सही उत्तर हो जाएगा। जिम्मी किसे कहा गया है? जिम्मी किसे कहा गया है? तो दोस्तों ईसाइयों और यहूदियों को जिम्मी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 24 नंबर, हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है? हिजरी संवत जो है दोस्तों, हिजरी संवत का आरंभ कब से हुआ? तो ये दोस्तों हुआ है आप लोग का 622 ईस्वी से, यानी 24 का ए सही हो जाएगा। 622 ईस्वी, 24 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 25 नंबर, अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने तहकीक हिंद की पुस्तक की नामक पुस्तक की रचना की थी। किसका? तहकीक हिंद, यानी कि 25 का डी बिल्कुल सटीक जवाब है। नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है? अच्छा सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है? तो ये दोस्तों माना जाता है रुदकी को। किसको? रुदकी। नाम भी ऐसा ऐसा है ना, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, पुराना नाम ऐसा ही होता है ना। 27 में देखिए, निम्नलिखित में भूगोलवेत्ता कौन थे? तो दोस्तों भूगोलवेत्ता जो थे वो थे अल ख्वारिज़मी। कौन थे? अल ख्वारिज़मी भूगोलवेत्ता थे। तो 27 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, तो मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम दोस्तों खदीजा था। याद रखिएगा दोस्तों, उनकी पत्नी का नाम क्या था? खदीजा। अगर यहाँ पर पूछे उनकी माताजी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा तब हो जाएगा अमीना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पत्नी का नाम पूछा, इसलिए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 28 का ए हो गया। 29 नंबर चलते हैं, पूछा है किसने दूरबीन और कुतुब नुमा का आविष्कार किया? ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा चीनियों ने इसका आविष्कार किया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। 30 नंबर, गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? महमूद गजनवी, ठीक है।
नाम से याद हो जाएगा आप लोगों को, गजनी याबी है, गजनी याबी है, ठीक है। वो शाहरुख क्या बोलते हैं, आमिर खान वाला गजनी नहीं कि गजनी सल्तनत। फिर आप लोग बोलेंगे सर इतिहास में हम लोग वर्तमान को कैसे पढ़ रहे हैं, तो ये महमूद गजनवी गजनी सल्तनत का संस्थापक था, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा 30 का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर पूछा है, लुई 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा सेना ने, ठीक है। सॉरी सेना बोल रहे हैं, इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा रिसलू और मेजारिन ने, ठीक है। यहाँ पर 31 का सी सही हो जाएगा, रिसलू और मेजारिन ने लुई 16वां के 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को उसने संभव बनाया था, रिसलू और मेजारिन। अगला सवाल देखिए, सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो दोस्तों सामंती व्यवस्था का यहाँ मुख्य आधार सेवा था, यानी कि बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। 32 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉन किकजोट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया? डॉन किकजोट जो उपन्यास है दोस्तों, उसमें किस वर्ग का चित्रण किया गया, किस वर्ग के बारे में उसमें बताया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का नाइटो के बारे में बताया गया है, ठीक है। नाइटो मैंने इससे आप लोग पढ़ा है, नाइट क्या है, ठीक है। रोमन चर्च का प्रधान कौन था? तो दोस्तों रोमन चर्च का प्रधान यहाँ पर पोप था, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रोमन चर्च का प्रधान कौन था? पोप। टाइथ किस प्रकार का कर था? टाइथ दोस्तों किस प्रकार कर था? तो एक धार्मिक कर था, ठीक है। टाइथ क्या था? धार्मिक कर। दोस्तों ये सवाल आप लोग का 9th का मॉडल पेपर में भी है और आप लोग 11th का मॉडल पेपर में भी है, उसमें लिखा है टाइथ, ठीक है, उसमें टाइथ लिखा है। तो टाइथ किस प्रकार का कर था? ये एक प्रकार का धार्मिक कर था, याद रखिएगा। धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक दोस्तों कौन थे? तो मार्टिन लूथर जी साहब थे, यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 का ए हो गया, 37 देखते हैं। 37 में बोला है दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये सब अभी बता रहा हूँ मैं, समझ लीजिए। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये दोस्तों आप लोग का जर्मनी से हुआ था, यानी कि 37 का बी सही हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से हुआ था? जर्मनी से हुआ था। सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी, सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी, तो इसका नाइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई? समझ रहे, गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई? तो दोस्तों ये हुई थी इंग्लैंड में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। एंड नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, क्या है? डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, याद कर लीजिएगा, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? और इसका दोस्तों आंसर जो होगा वो होगा दांते के, ठीक है। किसका हो जाएगा? दांते के। यार बीच में ये वाला आ गया, ये वाला चीज़ तो नहीं होगा, याद रखिएगा, सिर्फ दांते होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आप लोग का 40 सवाल और सभी के आंसर मैंने आप लोग को बता दिया। अच्छे से याद कर लिए सभी के आंसर, ठीक है। एक जो 2 जगह पे मैंने ट्रिक भी बता दिया, तो ट्रिक को भी सुन लीजिए, उससे आप लोग को भूलेंगे नहीं, ठीक है। और हर एक दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत से अभी विद्यार्थी 11th क्लास के नहीं पता है सर कि ये सब पढ़ना चाहिए भी। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये भी नहीं पता कि मॉडल पर आया भी है, तो उनको बताइए कि जो एग्जाम है उनमें से मॉडल पर से काफ़ी प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो अच्छे से इनको पढ़ ले, ताकि एग्जाम में बहुत कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है। कुछ क्या, बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सभी को शेयर कर दीजिए, इसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हर एक अपडेट पाने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। और अगर अभी तक आप लोगों से इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक दिया हुआ है। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।